हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी एंड मैकेनिज्म। तो अभी मान के चलिए एडवांस में तो ये मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं आता, बट मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी एंड हम केमिकल रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसे देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब मैकेनिज्म क्या होता है? तो मॉलिक्यूलरिटी से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ए प्लस बी ने मिलकर कोई इंटरमीडिएट आई बनाया, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरा इंटरमीडिएट बनाएगा। आई स्टार कर देता हूँ, ये बेटर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आई स्टार कर देता हूँ तो अब क्या होगा भाई, इस आई स्टार ने कुछ और बनाया तो इंटरमीडिएट वन, इंटरमीडिएट टू, इंटरमीडिएट थ्री और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से जो हम इन चीज़ों को समझाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैकेनिज्म। क्या कहलाती हैं भाई? मैकेनिज्म। तो अब आपको मैकेनिज्म के बारे में आइडिया लग गया है कि व्हाट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है? आप एक सिंगल रिएक्शन ए प्लस बी मिलकर के अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आप उसे स्टेप वन में पहले डिसोशिएट करके बता रहे हैं, फिर आप उसे स्टेप टू में डिसोशिएट करके बता रहे हैं, फिर आप उसे स्टेप थ्री में डिसोशिएट करके बता रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये स्टेप वाइज एक रिएक्शन को ब्रेक कर करके समझाना मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। तब मैं अगले पॉइंट पर आऊँगा। सॉरी, मैकेनिज्म कहलाता है। तो व्हाट इज मैकेनिज्म? इट रिप्रेजेंट द पाथ थ्रू विच अ रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट जिस पाथ के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस पाथ को एक्सप्लेन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मैकेनिज्म। तो उसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? ये आपने अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है। स्टेप वन, स्टेप टू, भाई पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर करते हैं, राइट। तो अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, रेट डिटरमाइनिंग। अब मान लीजिए 3 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है। मैं एक सिंपल केस लेता हूँ, आप ऐसे समझिए एक साइकिल की कंपनी है, और वो जो साइकिल की कंपनी है उसमें एक दिन में आपके 1000 टायर स्टार्ट होते हैं, तैयार होते हैं भाई, 1000। तो एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं। अगर 1000 टायर बन रहे हैं, 1000 टायर बन रहे हैं, 500 चेन बन रही है। कितनी चेन बन रही है भाई? 500 चेन। और 500 सीट बन रही है, लेकिन मडगार्ड 50 ही बन रहे हैं, मडगार्ड। तो अगर 50 मडगार्ड बन रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे एक बाइसिकल में 2 मडगार्ड लगते हैं, एक आगे के टायर में, एक पीछे के में। तो कितनी साइकिलें तैयार होंगी? 1000 टायर बने तो 500 साइकिल तैयार हो सकती थी। उन 500 की चेन भी तैयार है, 500 की सीट भी तैयार है। बट एट द एंड ऑफ द डे कंपनी से कितनी साइकिल, बाइसिकल पूरे तरीके से तैयार होकर निकलेंगी? तो मेरा पॉइंट ये है। तो पूरे तरीके से तैयार होकर कितनी निकलेंगी? अब जरा इस पॉइंट पर मैं आऊँ तो आप यहाँ से आंसर दोगे कि सर 25। क्या आंसर दोगे? 25। तो जो ये स्लोएस्ट स्टेप है ये डिसाइड करता है कि कितनी साइकिलें एक के बाद एक निकलेंगी। उसी तरह अगर 3 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। उस स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा दरअसल वही रिएक्शन का रेट होगा। अब चाहे यहाँ मैं 1,00,000 टायर बना लूँ, 10,000 टायर बना लूँ, 25 से ज़्यादा साइकिल एक दिन में तैयार मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट अब आपके क्लियर हो गया कि 25 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट है यही साइकिल बनने का रेट है। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ भाई, अगर अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा। उसे हम RDS भी बोलते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री को अक्सर रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट बोलता हूँ कि आपकी कितनी रैंक आएगी ये हमेशा किससे डिसाइड होता है? केमिस्ट्री से। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। और अगर एक ही स्टेप में हो रही है तो वही हो गया, वही आपका RDS हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? अब जरा ये भी सुनिए। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? जब आपकी एक रिएक्शन हो रही है तो आपके जो रिएक्टेंट हैं उनसे प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं? ये रिएक्टेंट हो सकता है एटम्स हो, ये रिएक्टेंट हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, और ये रिएक्टेंट हो सकता है आयंस। कुछ भी हो सकते हैं। आयन आयन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एटम एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है?
मॉलिक्यूलरिटी क्या कहती है कि जब ए और बी टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन होना जरूरी है। मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ा दी है, तो कॉलिजन होना जरूरी है। कॉलिजन थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ये भी समझिए कि अगर मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, तो जब दो चीज़ें टकरा रही हैं, जब दो चीज़ें टकरा रही हैं तो कॉलिजन कम से कम दो में तो होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अब कॉलिजन अगर मेरे पास 3 रिएक्टेंट आ जाए, मैं बोलूँ मॉलिक्यूलरिटी 3, तो ये क्या कहती है मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ साइमल्टेनियस कोलाइड कर। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है, जरा वो भी समझिए। साइमल्टेनियस का मतलब है जब ये दो टकरा रही एट द सेम पॉइंट, ये तीसरी है। अब ये बड़ा मुश्किल है भाई, दो चीजें तो हमेशा टकराएंगी तो दो का ही कॉलिजन होगा, अकेली तो कैसे अपने सिर से सिर थोड़ी फोड़ेगी। तो जब दो चीजें टकराएंगी तो कॉलिजन तो दो का तो होगा, लेकिन जब दो टकरा रही एट द सेम टाइम, थर्ड आए सेम टाइम, ये बड़ा कम चांस है। उसी इंस्टेंट पे जब ये दो टकराए, उसी इंस्टेंट पे एकदम तीसरी आके टकराए, तो ये बड़ा, इसके चांस बहुत कम होते चले जाते हैं। तो इसे को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं भैया। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स that must collide simultaneously in order to give product। और दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। ये बात आप अपनी गांठ बांध कर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, इट कैन बी मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity, is called molecularity। तो अब आपको molecularity क्लियर हो गई है। number of reacting species taking part in elementary reaction which must collide simultaneously। ऐसा नहीं है दो टकरा के चलेगी फिर तीसरी आ रही, नहीं, जब ये दो टकराए एट द सेम टाइम तीसरी आए, तो तीन का एक साथ आना उसी इंस्टेंट पर, उसी क्षण में, बड़ा बहुत कम चांस है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर इसके कम चांस है तो चार के तो है ही नहीं। तो इसलिए दुनिया में आज तक ऐसी रिएक्शन नहीं मिलती जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 या उससे ज़्यादा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको बताई मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है? पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी पे जा रहा हूँ, तो कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है, बाई हो सकती है और ट्राई हो सकती है। मैंने बोला टेट्रा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल जब 3 ही बड़ी मुश्किल से टकराते हैं, तो आज तक ऐसी कोई रिएक्शन नहीं मिली जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो, जहाँ चारों एक साथ टकरा रहे हैं, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, यही आपको N2 और H2 दे रही है, तो इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि एक ही नज़र आ रही है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था टकराना चाहिए, तो यहाँ देखिए टकराना जब यूनिमॉलिक्यूलर, तो वही बात है, अपने से सिर तो फोड़ेगा नहीं। तो यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल को जब आप हीट करोगे, तो हीट करने से इसके अंदर एनर्जी आएगी, वाइब्रेट होगा और फटने से पहले वाइब्रेट होगा, बस उसी को हम यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं। तो बाई मॉलिक्यूलर क्या होगा? उसमें आपके 2 HI के मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और फिर आपको I2 और H2 मिलेगा। तो ये आपकी बाई मॉलिक्यूलर होगी। ट्राई मॉलिक्यूलर क्या होगा? ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ ये 2 NO के मॉलिक्यूल होंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल होगा, और ये तीनों एक साथ टकराएंगे, मतलब तब जा कर के आपको NO2 मिलेगा। तो क्योंकि तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। मुझे लगता है आपको मॉलिक्यूलरिटी एकदम क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में छिपे हुए थे कुछ पॉइंट। तो टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए और दूसरी साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए, अदरवाइज वो यूजलेस है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी की टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहा, जीरो हो गई तो कोई मतलब ही नहीं है।
फ्रैक्शनल ऐसा नहीं है सर आधा टकराया था और आधा भाग गया। आप टकराओगे तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि भाई टकरा के गए सर तो आधा टकराए तो मेरा पूरा नाम लिया जाएगा ना कि राहुल सर टकरा गए। तो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात, इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। दूसरी बात, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल कैन कोलाइड and react simultaneously is very small, hence the molecularity greater than 3 are not observed। तो अभी तक जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी मिलती हैं, दैट इज 3। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन अभी तक भी कोई नहीं मिली है। ये चीज़ आप दिमाग में रखना भाई, राइट। एक मिनट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3, ये 3 है एक्चुअली, ये 2 पॉइंट दोबारा से आ गया, ग्रेटर देन 3 आर नॉट ऑब्जर्व। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, इसके 5 एक्सपेरिमेंट भी हैं, वो भी आपने सब किए होंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। वो जीरो भी हो सकता था, वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी और जीरो भी हो सकता था। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शनल नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऑर्डर तो किसी कॉम्प्लेक्स का भी आ सकता है, एलिमेंट्री का भी आ सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइन है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये ध्यान रखना, अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है A+B गिविंग यू प्रोडक्ट, तो मान लीजिए 2 स्टेप में हो रही है। ये स्टेप 1 है जिसमें A+B आपको कोई इंटरमीडिएट आई दे रहे हैं, ये स्टेप 2 है जिसमें ये इंटरमीडिएट आई आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आप इस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर दोगे, इसके लिए डिफाइन कर दोगे। कोई कहे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप एलिमेंट्री है। तो आप हर स्टेप के लिए एलिमेंट्री हर स्टेप के लिए आप क्या डिफाइन कर सकते हो, बताओ जरा मुझे। हर स्टेप के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, बट ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इंटरेस्टिंग बात यही है, अगर मैं बोल दूं कि भाई ये एलिमेंट्री है A+B गिविंग यू प्रोडक्ट, मैंने बता दिया ये एलिमेंट्री है, तो आप इसका ऑर्डर क्या बोलोगे, K × A⁴ और B⁴ जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर में चले जाते हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। तो ऑर्डर भी 2 आ गया, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ गया। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होंगे। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ओवरऑल के लिए आप ऑर्डर तो निकाल सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, तो आप हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है ओवरऑल के लिए, आप सिर्फ एक एक स्टेप के लिए डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एज वेल एज मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर सेम। ये चीज़ मैंने आपको भी समझाई। तो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी अब आपको क्लियर हो गई है, तो मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलरिटी की मदद से, तो ज़रा ये भी देख लेते हैं। केस 1, इफ रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। अगर आपका रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मैंने ये दे दिया कि भैया मैंने तो A+B लिया और ये प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये मैंने बता दिया कि सर ये एलिमेंट्री है भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो आप लिख दोगे एलिमेंट्री है तो K1 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁴ ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गई। इसी को तो रेट लॉ बोलते हैं या कुछ और होता है रेट लॉ, हो गया। चलो एक एक्चुअल प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर ये मैंने कहा कि एलिमेंट, तो देखिए केस 1, इफ रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय अ सिंपल रिएक्शन, तो हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन होगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आप यहाँ पर रेट लॉ क्या लिखेंगे, K1 NO और O3 ये लिखना है, हो गया आपका काम। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए अब सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस क्या है, इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप एंड वन ऑफ देम इज स्लो। तो अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा है जहाँ आपकी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है और उन स्टेप्स में कोई एक स्टेप बिल्कुल वो बराबर रेट तो होगा नहीं, कोई एक स्लो भी होगा, जो मैंने अभी साइकिल का केस लिया। तो रिएक्शन का रेट किसके बराबर होगा,
साइकिल कितनी बन रही थी, 25, तो रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप के बराबर होगा। और दूसरी बात, जब भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर या तो रिएक्टेंट आना चाहिए या प्रोडक्ट आना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं यही तो बोलूँगा कि अगर मैं इस रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को डबल करता हूँ तो रेट डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 को डबल करता हूँ तो रेट डबल हो जाएगा। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, वो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाते हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं, उन्हें हम हाथ से डबल या हाफ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर इंटरमीडिएट कहीं किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है तो आपको उस इंटरमीडिएट को लात मार के भगा देना है। तो लात तो कैसे मारोगे, तो आपको उसे एलिमिनेट करना है, जैसे आप मैथमेटिक्स में भी करते हो। तो आप एलिमिनेट कैसे करोगे, जरा ये देख लेते हैं आप एलिमिनेट कैसे करोगे। तो ये मैंने बोला कि एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी पहले स्टेप में इंटरमीडिएट दे रहे, तो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन है A प्लस बी मिलकर के प्रोडक्ट दे रही। स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 अगर आपको पता पड़ गया है तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो यहाँ मेरे को पता है मेरे आंसर में A, B, P, K1 और K2 आ सकते हैं, बट ये आई स्टार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए आई स्टार, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट, अगर ये एक इंटरमीडिएट और आना नहीं चाहिए तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ ना करूँ, मैं यहाँ पर रेट लिख सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट के बनने का रेट है dP/dt, ये तो फास्ट है तो ये तो गलत है, तो मैं स्लो स्टेप को पकड़ूँ, क्योंकि स्लो स्टेप से ज़्यादा रिएक्शन का रेट नहीं हो सकता, इनफैक्ट उसी के बराबर होगा। तो स्लो स्टेप तो पहला वाला है, तो पहला वाला है तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ dI/dt एंड इट विल गिव यू K1 इंटू A इंटू B। बोलो भाई, तो इसे तो हटा दो, आई स्टार की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ -dA/dt, कुछ ना भी लिखूँ तो भी काम चलेगा। मैंने देखा यार इसमें A आ रहा है, B आ रहा है, A और B दोनों रिएक्टेंट हैं, K1 आ रहा है, ठीक है K1 भी आ सकता है, इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा, बस यही मेरा रेट लॉ हो गया। तो मैंने स्लो स्टेप पकड़ा और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दी। इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये सिनेरियो दिया, इस सिनेरियो में देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन है 2NO + F2 गिविंग यू दिस। आपको दोनों स्टेप भी दिए जाएंगे कि पहले स्टेप में NO2 का एक मॉलिक्यूल और F2 का एक मॉलिक्यूल दोनों मिलकर के आपको क्या बना के दे रहे हैं, NO2F + F। फिर ये जो F बना, ये NO2 के साथ जो एक और मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट करके NO2F बना रहा है। तो ये बोल दिया कि भैया ये वाला स्लो है और ये वाला फास्ट है, ये आपको दे दिया। अब मैंने कहा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के बताओ, तो अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से, मैं बताता हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि भाई रेट किसके बराबर होगा, रेट आपके बराबर होगा K1 इंटू NO2 इंटू F2। अब आप देखिए NO2 और F2 दोनों रिएक्टेंट हैं, K1 भी आ सकता है, यही आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी, काम खत्म, यही आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी, डन। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, मैं अगले केस पर आता हूँ, केस 3। इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप एंड वन ऑफ देम इज रिवर्सिबल। अब इंटरेस्टिंग बात आ गई, A + B मिलकर प्रोडक्ट दे रहे, स्टेप 1 में A + B I बना रहा है इंटरमीडिएट और आगे I P में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहला स्टेप है ये फास्ट है, दूसरा स्लो है और ये रिवर्सिबल भी है। तो फास्ट स्लो भी दे दिया और रिवर्सिबल भी दे दिया, अब क्या करें, फास्ट स्लो भी दे दिया, रिवर्सिबल भी दे दिया, अब क्या करें भैया, ये तो फंस गई गाड़ी। तो फंसी गाड़ी को निकालने का काम हमारा है। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्लो। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, dP/dt प्रोडक्ट के बराबर ही होगा और यह K2 इंटू आई, अभी आई आ गया, आई तो नहीं आना चाहिए था, A B और P आना चाहिए था, तो इंटरमीडिएट तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट मुझे एलिमिनेट करना है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, K इक्विलिब्रियम क्या होगा, I/A/B, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। यहाँ पर अगर K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड भी दे दिया जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, K फॉरवर्ड K बैकवर्ड। तो I की जगह अब आप क्या लिख सकते हो, K2 इंटू A इंटू B ओवर इंटू KF/KB, क्योंकि आप इसे राइट में ले जाइए। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो इट विल बी K2 K फॉरवर्ड K बैकवर्ड इंटू A इंटू B।
अब आपकी ये नई एक्सप्रेशन आ गई है भाई, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको मर्ज करके एक के ओवरऑल कर दीजिए, ए इक्विलिब्रियम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बी इक्विलिब्रियम, काम खत्म। इक्विलिब्रियम आ गया और बी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो आपने मर्ज किया है के, तो देखिए वो के मर्ज करने के बाद क्या आ रहा है, के टू, के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए टू ई रेज टू द पावर ई टू बाय आर टी, ई रेज टू द पावर माइनस ई एफ बाय आर टी, ए फॉरवर्ड, ए बैकवर्ड ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बी बाय आर टी। अब देखिए आप इंटरेस्टिंग चीज, ए टू, ए फॉरवर्ड, ए बैकवर्ड, ई रेज टू द पावर कॉमन ले लीजिए, ई टू माइनस ई एफ माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। तो इंटरेस्टिंग बात ये सब कांस्टेंट है, तो ये आपका अगर कांस्टेंट है तो मैंने इसे ए मान लिया ओवरऑल, ई की पावर माइनस ई ओवरऑल अपॉन आर टी। तो ये आ गई भाई एक्सप्रेशन। तो यहाँ ई ओवरऑल क्या आ रहा है, ई ओवरऑल क्या आ रहा है भाई, ई ओवरऑल यहाँ पर आपका आ रहा है ई टू माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एलिमेंट्री में ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ सकता है क्योंकि अब वो इनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये दो स्टेप में हो भी रही है तो दो स्टेप में आपका इस तरीके से आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हर स्टेप की तो इंडिविजुअली पॉजिटिव होगी, लेकिन जब आप फॉरवर्ड बैकवर्ड की वैल्यू रखोगे, मान लो ये 100, 200, 100, तो ये कितना आ जाएगा, -200। तो ओवरऑल तो नेगेटिव आ गई। तो इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी नेगेटिव। और वो मैंने आपको अभी अभी प्रूव करके बताई कि वो नेगेटिव क्यों और कैसे हो सकती है। चलिए भाई अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम दे दी और इसमें बोला कि भाई ये दो स्टेप में हो रही है, ये K1 है और ये K-1 है, तो ये वाला स्टेप स्लो है, ये फास्ट है। अब आप मुझे करके दिखाइए। तो कैसे करके दिखाएंगे, तो अगेन स्टेप बड़ा सिंपल है, रेट विल बी इक्वल टू, स्लो से चलिए, तो जब आप स्लो से चलोगे तो क्या होगा, 1/2 dNO2/dt। तो ये क्या होगा, K2 इंटू N2O2 NO2। तो अब कहानी कहाँ फंस रही है, ये N2O2 पे फंस रही है, क्योंकि यार NO2 और NO2 आ जाता है, O2 ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट है, तो मुझे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ जो K इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, K1 K-1 N2O2 और NO2 NO2। तो N2O2 को अगर आप यहाँ उठाकर रखेंगे तो K2 K1 K-1 N2O2 की जगह यू कैन राइट NO2 O2, और एक O2 ऑलरेडी है तो O2²। ये आ गई आपकी प्रॉब्लम, ये हो गई सॉल्व। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गई है। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जिस भी तरीके से आप निकालेंगे, राइट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, बट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए अब मैं एक और केस पर आता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या होगा, एक रिएक्शन होगी A+B गिविंग यू प्रोडक्ट, दो स्टेप में हो रही है, एक स्टेप रिवर्सिबल है, और इसमें और पुराने में अंतर देखिए। पुराने में क्या था, पुराने में आपको स्लो और फास्ट दिया था, इसमें आपको स्लो और फास्ट नहीं दिया गया है। अगर आपको इसमें स्लो और फास्ट नहीं दिया गया है तो क्या करें, अब कहाँ से स्टार्ट करें। इससे पहले मैंने आपको जो भी 3 केस कराए, तीनों केस की एक अच्छी बात यही थी कि तीनों केस में जो काम हो रहा था वो ये था कि आप स्लो स्टेप को पकड़ते थे और कर देते थे। अब आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ कहाँ से करूँ, यहाँ तो कोई स्लो और फास्ट मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, वहाँ पर क्या था, पहला स्टेप फास्ट होने की वजह से क्या था कि ये जो N2O2 है ये कंसिडरेबल अमाउंट में बन रहा था। ये फास्ट है तो जल्दी से बन जाएगा और फिर ये धीरे धीरे इनमें कन्वर्ट होगा। कैसे, आप ऐसे समझिए कि यहाँ से पानी गिर रहा है, तो यहाँ से पानी गिर रहा है एक और कंटेनर में, ये
तो यहाँ से तो धड़ धड़ इसे भर देगा ये, और यहाँ से धीरे धीरे जाएगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट था। तो ये फास्ट बन रहा है, तो इंटरमीडिएट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अच्छी खासी तैयार हो गई है। लेकिन अगर मैं अब इसकी बात करूँ तो यहाँ तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है क्या स्लो या क्या फास्ट। तो ऐसे सिनेरियो में मैं ये मानूंगा कि इन दोनों के रेट कंपेरेबल है। If reaction is taking place in more than one step, slow fast mention है नहीं, and one of them is reversible and all steps are moving with the comparable, मतलब जिस रेट से पहली रिएक्शन हो रही है उसी रेट से दूसरी। तो इससे एक और बात क्या पता लगी, इससे एक बात और ये पता लगी कि यार ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये जिस रेट से यहाँ बन रहा है उसी रेट से ख़त्म हो रहा है। ऐसी स्टेट को बोला जाता है स्टेडी स्टेट, जहाँ इंटरमीडिएट या तो बहुत कम बने या बनते ही ख़त्म हो जाए, तो दोनों में बहुत ही कम रहेगा। तो अब मैं कहीं से भी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सेकंड पॉइंट ही ले लेता हूँ। मान लो ये K1 और ये K-1 है, तो मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट ले लिया कि रेट dp/dt ये क्या होगा, K2 इंटू आई स्टार, ये होगा भाई K2 इंटू आई स्टार। तो अब आई स्टार मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं कैसे एलिमिनेट करूँ? तो मेरे को पता है दोनों कंपेरेबल रेट हैं, तो आई जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से ख़त्म करना है। तो अब ये कैसे होगा, आई के बनने का रेट क्या है, di/dt ये 0 है। तो आई के बनने का रेट क्या है, आई बन कहाँ से रहा है, आई यहाँ से बन रहा है, और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, ख़त्म होने वाले दो स्टेप हैं, एक तो यहीं से बैक जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है। तो बनने का रेट क्या होगा, ये वाला बनने का रेट जो होगा ये क्या होगा, K1 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि बनने के लिए ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं। और ख़त्म होने के लिए क्या होगा, एक तो बैक ही जा रहा है तो आई स्टार, तो बैक जा रहा है तो K-1 इंटू आई स्टार, और एक यहाँ जा रहा है सेकंड वाले में तो -K2 इंटू आई स्टार। ये चीज़ समझ आ गई होगी। ख़त्म दो स्टेप कर रहे हैं उसे, तो यहाँ बन रहा है, ख़त्म एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। तो मैंने दोनों ख़त्म वाले लिख दिए, बनने वाला लिख दिया, क्योंकि कंपेरेबल रेट है तो नेट इनका इम्पैक्ट 0 आएगा, जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से ख़त्म हो रहा है ओवरऑल। तो जैसे ही आप इसे करेंगे, अब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप आई स्टार कॉमन ले लो एंड यू आर गोइंग टू गेट K1 इंटू ए बी एंड इट विल गिव यू K-1 प्लस K2। इस आई स्टार को यू कैन पुट इट हेयर, इट विल गिव यू K1 K2 K-1 प्लस K2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आई, बट अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी आ रहे हैं, और ए और बी दोनों ही आपके रिएक्टेंट हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। समझ आई? तो ऐसे में अगर कोई भी स्लो या फास्ट नहीं दी तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब वो इसीलिए स्लो या फास्ट नहीं दी गई है क्योंकि दोनों कंपेरेबल रेट से जा रही है। तो आप इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, तो आप वहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इसी की एक प्रॉब्लम अब हम कर लेते हैं केस 5। प्रॉब्लम तो उसकी हो गई, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई। फोटोकेमिकल की मैं बात करूँ तो जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, ये दोनों मिलकर के 2HCl गैस बना रही है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो हम इसे समझाने के लिए यहाँ पर सनलाइट को HNu से दिखा देते हैं, ये फोटॉन्स होते हैं। तो फोटोन करते क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने पहली बात तो इसके होने के लिए धूप जरूरी है। तो ये क्या होगा, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उस पर एक फोटोन आके टकराएगा, वो उसे ब्रेक कर देगा और क्लोरीन का रेडिकल बन जाएगा। ये जो क्लोरीन का रेडिकल बनेगा ये H2 के साथ रिएक्ट करके HCl प्लस H डॉट बना देगा। ये H डॉट Cl2 के साथ करके HCl प्लस Cl डॉट बना देगा। कहने का मतलब है ये वाला जो स्टेप है ये चेन इनिशिएशन है, और ये वाला स्टेप जो है इसमें चेन प्रोपेगेट हो रही है, प्रोपेगेशन स्टेप है। फिर लास्ट में ये भी हो सकता है कि फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए, H डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, Cl डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो पहली बात तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो 3 स्टेप में होती है। पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपेगेशन, तीसरा चेन टर्मिनेशन। तो अगर ये 3 स्टेप में हो रही है तो ये चेन इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, टर्मिनेशन है। तो Cl मिलकर के ये बना रहे। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए मैंने इसके 1 लाख मॉलिक्यूल लिए, 1 लाख, लेकिन जो फोटोन है वो 100 ही, तो कितने ब्रेक होंगे, 1 लाख या 100? फोटोन ही 100 है तो यार 100 बॉन्ड ही तोड़ेगा वो।
तो आप कितना भी क्लोरीन लो, अल्टीमेटली कितने क्लोरीन ब्रेक होने हैं ये इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी सनलाइट मिल रही है। तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो कभी भी क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। कितनी इंटेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि भाई कितनी इंटेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड टकरा रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए, तो उसका ये किया जाए, यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर एंड इट्स रेट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो हेयर आई कैन राइट रेट इज इक्वल टू के इंटू आई। तो यहाँ आई इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटेंसिटी है। तो रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो जीरो ऑर्डर होगी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन या विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और एनीथिंग, राइट, बिल्कुल जीरो ऑर्डर होगी। इतना करने के बाद अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, जीरो ऑर्डर, और जो ओवरऑल स्टेप है फिर वो ओवरऑल तो फर्स्ट ऑर्डर भी आ सकती है, जीरो भी वो देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा। जैसे मैं आगे आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि जहाँ भी फोटोकेमिकल है तो फोटोकेमिकल का पहला स्टेप जीरो ऑर्डर रखना है, वो इंटेंसिटी आई पे डिपेंड करता है। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, मुझे लगता है इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये रिएक्शन है, ये इसका पहला स्टेप है, ये इसका दूसरा स्टेप है, और अब आपकी ये रिएक्शन हो रही है। तो मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ K1 और K-1। अब आप इसे करके दिखाइए, थोड़ा ट्राई कीजिए इसे पॉज करके, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो जाएगी। करिए भाई, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अब क्या करना है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें एरर करेंगे, स्लो फास्ट नहीं दिया तो स्टेडी स्टेट लगेगी। तो स्टेडी स्टेट लगेगी तो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ d24H28/dt will give you K2 into C12H14 and C12H14 स्टार, ये होगा। तो अब मुझे स्टार हटाना है। आप जानते हो क्यों हटाना है स्टार, क्योंकि इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। अगर नहीं आना चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर स्टेडी स्टेट लगा देता हूँ, H14 स्टार अपॉन dt ज़ीरो होगा। ज़ीरो तो होगा, ये बन कहाँ से रहा है, बनने का तो ये है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है, देखो एक तो ये बैक जा रहा है और एक यहाँ से ख़त्म हो रहा है, सॉरी यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो बनने का क्या रेट लिखूंगा मैं, यहाँ पर गलती करते हैं। तो जब बनने की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फोटोकेमिकल है, एच न्यू लिख रखा है ना, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। मैं इसके बनने का रेट लिखूंगा K1 इंटू आई। आई बेसिकली इंटेंसिटी है, इंटरमीडिएट नहीं है। लेकिन जब डिसोसिएट हो रहा है तो बैक में जा रहा हूँ, तो ये बैक वाली फोटोकेमिकल नहीं है। तो बैक वाली में मैं लिख सकता हूँ K-1 C12H14 स्टार, और इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, -K2 C12H14 स्टार, ये आ जाएगा। अब इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, ज़ीरो के इक्वल रखते ही जैसे ही मैं ये करूँगा K1 इंटू आई आएगा और K-1 प्लस K2 इंटू C12H14 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू C12H14 स्टार। ये हो गई अब आपकी प्रॉब्लम, उसे आप यहाँ रख दीजिए। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, K2 K1 आई ओवर K-1 प्लस K2, कॉम्प्लेक्स ही आ गई थोड़ी, अब जो भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया है कि मैंने क्यों फॉरवर्ड ज़ीरो ऑर्डर लिया और बैकवर्ड ज़ीरो नहीं लिया, क्योंकि फॉरवर्ड फोटोकेमिकल है ना कि बैकवर्ड। ठीक है, इतना करने के बाद ये चीज़ आपकी हो गई है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मॉड्यूल आपको इसका चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के तीव्र चैनल पर, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आज के लिए भाई इतना ही बहुत है, एंड आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास। तो अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो देखिए लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।